नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद MCQ में। दोस्तों, आज के PY की सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो UP RO ARO का पेपर हुआ था 2025 में, याद है आपको। और ये 2023 का पेपर था जो बीच में रद्द हो गया था, है ना। उसको दोबारा से इन्होंने आयोग ने कराया था। 2025 में हुआ यह पेपर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन के काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके लिए। सामान्य हिंदी के भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन हम फिलहाल इसमें फोकस करेंगे पहले पेपर पे जो कि सामान्य अध्ययन का था। ठीक है, सामान्य अध्ययन के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप UP के किसी भी पेपर की तैयारी करें, चाहे उत्तराखंड के। दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साल क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछने वाला है। उत्तराखंड के विद्यार्थियों से तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके पेपर्स ज़रूर लगाने हैं आपको UP के, क्योंकि UP के काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज उठा लेता है उत्तराखंड का आयोग। तो इनको ज़रूर देखिए। और वैसे भी इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। UPSC के बाद UPPSC काफ़ी अच्छे पेपर बनाता है, काफ़ी अच्छा इनका लेवल है ना। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स भी रहते हैं। फिलहाल हम सिर्फ सामान्य अध्ययन पर ही फोकस करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के हैं, उसको ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन, उसको इस पेपर में हम कवर इसलिए नहीं करेंगे ताकि आपका समय बचे। फिलहाल उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे, इसके बाद अगला वीडियो उसी का बना लेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर पर और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट, देखिए नाम भी याद करने हैं आपको, बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स, ये दोनों गए थे, है ना। नासा के एस्ट्रोनॉट हैं और इनकी पृथ्वी पर वापसी हुई थी काफ़ी लंबे टाइम के बाद। और SpaceX के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई थी, यह आपसे क्वेश्चन पूछा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक का नाम आपको नोट कर लेना है, ये आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएँ हैं बच्चे 2026 तक आता है तो उन्हें भूल जाते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाता है एग्जामिनर और इन क्वेश्चन को उठा के लेके आएगा। ये सुर्खियों में बने हुए क्वेश्चन हैं, तो इसका सही जवाब आपको बताना है ड्रैगन, डिस्कवरी, कोलंबिया या फिर चैलेंजर। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पर इनकी वापसी होती है। वापसी किसके थ्रू? SpaceX के थ्रू, ये भी आपको याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को किसकी खोज के लिए दिया गया? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा लेवल का है। 2025 का पेपर है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है 2024 में ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है। इस साल के 2025 में भी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि ये पेपर 2025 का जुलाई के आसपास का है, तो उस समय ये करंट अफेयर का पार्ट है नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम लिख दिए हैं। दोस्तों पूछ रहा है किसकी खोज के लिए, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल, है ना। तो इस साल जैसे 2025 में भी जिस चीज़ के लिए मिलता है नोबेल पुरस्कार या किसी भी काम के लिए, तो उसे एक बार हेडिंग बना के या एक पॉइंट उसका जरूर लिख लेना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल जरूर आएगा नोबेल पुरस्कार का। 2024 का यह जो नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को मिला था मेडिसिन का, यह इन्हें मिला था माइक्रो RNA पर इनकी रिसर्च के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस साल 2025 का किसको मिला है, अगर 2025 का मेडिसिन का आपसे पूछेगा ना, तो 3 लोगों को मिला है। आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए, मैरी E. ब्रंको, फ्रेड रम्सडेल और सिमोन साकागुची, है ना। साकागुची जो है सिमोन, ये तो हैं जापान के, बाकी दोनों मैरी और फ्रेड, उन दोनों को ऐसे याद कर लीजिए, मैरी एंड फ्रेड, 2 करके नाम याद कर लीजिए। मैरी से मेडिसिन याद कर लीजिए, मैरी, फ्रेड और सिमोन, ठीक है। इन तीनों को मिला था इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़। और किस चीज़ के लिए मिला था? इन्हें मिला था T सेल्स के लिए, रेगुलेटरी T सेल्स के लिए इनकी रिसर्च के लिए मिला था। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होता है। तो बस इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा चीज़ें फोकस नहीं करनी है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं जो विजेता है, नाम क्या है, प्लस किस खोज के लिए मिला, बस इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो मेडिसिन का मैरी, फ्रेड एंड सिमोन, ये 3 लोग हैं। मैरी से मैरी E. ब्रंकोव और फ्रेड रम्सडेल और सिमोन साकागुची, ये 3 लोग हैं जो कि 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है। नोबेल पुरस्कार पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ सेपरेट, उसे जरूर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है और फटाफट अंदाज में आपका क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया था? तीसरा प्रश्न है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, जरूर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके।
तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सही जवाब है अमन सहरावत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी इसके आने की काफ़ी संभावना है, और क्योंकि ये था कबड्डी का विश्व कप जो पहली बार यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है। उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्रयान। पांचवे का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2026 देखिए, 2026 का क्वेश्चन पूछ देखिए, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस साल ये क्वेश्चन आने की इसके बाहर भी काफ़ी संभावना है, और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्लासगो। ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। इससे पहले ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 2014 में, ये भी आपको याद रखना है ना, 2014 में हुआ था इससे पहले। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये पहले मेज़बानी थी और उसने खर्चे की वजह से इसे मेज़बानी करने से मना कर दिया, और फिर स्कॉटलैंड इसकी मेज़बानी कर रहा है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया। सातवां प्रश्न है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ताइवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। 10th तक की साइंस जो आपने पढ़ी होगी 9th 10th में, और उन्हीं से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसका नहीं पूछता है। और इसका सही जवाब है सांद्र HCl और सांद्र HNO3, यानी कि कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, इनके मिक्सर को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 4 आपको मात्रक दे दिए गए हैं, है ना, इनकी वैल्यू लिखी गई है, और आपको इसमें से बताना है सही कौन सा है। और सही जवाब है आपका 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, नॉट ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, विद्युत लैंप या फिर मोमबत्ती की ज्वाला। कौन है जो दीप्त पिंड नहीं है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार की हेडलाइट में उपयोग में आने वाले दर्पण का प्रकार क्या है। ठीक है, दर्पण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर समतल उत्तल दर्पण, है ना। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इधर पर लिखे हुए हैं, है ना, तो आप इनको चेक करेंगे, मैं हिंदी में इसे समझा दे रहा हूँ। और इसका सही जवाब है 11वें का ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसे, जो कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या व 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे क्या कहलाती है। ठीक है, यह आपको बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब है, इसे बोला जाता है 1 पारसेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं, निम्नलिखित युग्मों यानी वसा और तेल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है आपसे। 13वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है, देखो, सरसों का तेल स्नेहक, ये इसका है गलत युग्म, और यही है सही आंसर। बाकी तीनों हैं इसके सही। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह यानी लैंड लॉक्ड बंदरगाह इनमें से कौन है। ऑप्शन है एन्नोर, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर हल्दिया। और 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, यह लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। बड़ा बंदरगाह भी यही है ना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वैसे केरल का एक और है भी विंगीजम कुछ ऐसा नाम है उसका, वो सबसे बड़ा बताते हैं, बड़ा गहरा, लेकिन विशाखापट्टनम जो है लैंड लॉक्ड है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए 2011 की जो जनगणना है, फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही, जब तक कि नई जनगणना नहीं आती, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछा जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या फिर राजस्थान का या उत्तराखंड का, कहीं भी हो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, यह आपको बताना है, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है, तो यूपी की जो आपको जानकारी है वो होनी है। और इसका सही जवाब है बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 17वां प्रश्न, अभी भी सुर्खियों में बना हुआ प्राणा पोर्टल है ना। प्राणा पोर्टल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्राणा पोर्टल क्या है। ठीक है, तो प्राणा पोर्टल
का क्या उपयोग है पूछ रहे हैं। प्राणा पोर्टल का उपयोग होता है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए इस समय भी वायु की गुणवत्ता के ऊपर काफ़ी सुर्खियों बना हुआ है, जैसे दिल्ली में गुणवत्ता मापी जा रही है ना, तो बताया जा रहा है कि तो ये इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जो भी क्वेश्चन करंट में सुर्खियों बने होते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राणा पोर्टल को अगर फुल फॉर्म पूछें, फुल फॉर्म बताएं आपको, तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके तहत जो वायु गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहर होंगे, उनका भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखी जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू? NCAP के थ्रू। ठीक है, यह एक कार्यक्रम है। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन देखिए, अधिपादप, ठीक है, वन, लाइकेन या फिर घास स्थल। जलीय चक्र यानी कि जब पानी बरसता है, बरस के समुद्र में पहुँचता है, फिर वापस जाके आपका बादल बन के फिर से वर्षा कराता है। तो ये एक चक्र है। ठीक है, इस चक्र में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? इसमें भूमिका होती है वनों की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और उसका सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का यह क्वेश्चन है। और 10% का नियम, जिसे जाना भी जाता है लिंडेमैन के रूल से, लिंडेमैन का जो नियम है उसके हिसाब से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना दोस्तों, वो रेखीय रूप में होता है, प्लस हर एक स्तर में जाने पर, जैसे उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाएगा, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जैसे पहुंचता है, तो हर एक स्टेजेज में 90% की जो होती है लॉस हो जाती है ऊर्जा की। ये है लिंडमैन का नियम, और इसी को 10% का नियम भी कहते हैं, यानी कि अगले स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जा पाती है। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, यानी कि तापमान कितना भी हो, चेंज हो रहा हो, उसको सह लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यूरीथर्मल, जैसे यहाँ पर गुड़हल का पौधा है, ऐसे ही आपने बोगनविलिया हो गया, ये सब अलग अलग जो भी चेंजेज होते हैं उनको सह लेते हैं तापमान को। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यूरीथर्मल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो आप ये समझ लीजिए, ये पता नहीं कब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने में ही काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में, और इसको आप एकदम रट लीजिए। ये जो 1940 के बाद जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम में ये चीज़ें हुई है ना, घटनाएं, उनको मिलाने के बारे में हर बार आता है। तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप इसके बारे में मिला सकेंगे, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन, आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता से कुछ एक साल पहले, लगभग एक साल पहले 1946 में आता है ये कैबिनेट मिशन। और क्रिप्स मिशन इससे भी पहले आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था सबसे पहले 1942 में, ये आपको याद रखना है। 1942 या 1946, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो मंथ है ना वो अगस्त है, और जो क्रिप्स मिशन आता है ना ये मार्च में आता है। तो ये भी देखो काफ़ी करीबी क्वेश्चन है। और जो माउंटबेटन योजना है वो जून में आती है 1947 में, ये आज़ादी से जस्ट पहले माउंटबेटन योजना आती है। तो अब इसके हिसाब से आप इसको मिला लेंगे कि सबसे पहले कौन बना है ना, तो यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जी हाँ, एकदम सही है यह, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने मद्रास में अधिवेशन हुआ था 1987 में, यानी जो तीसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1887 में, है ना। तो उसमें जो है इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह ऐसा करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कहता है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नहीं, गलत है, ये 1925 में बनी थी। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, ये गलत हो गया। पहली थी आपके एनी बेसेंट, जो कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। आजीवक संप्रदाय के लोग वनों में रहते थे। हाँ जी हाँ, एकदम सही है। ऑप्शन मतलब पहला कथन तो है, सही कह रहा है।
और दूसरा कह रहा है इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी माना। जी हाँ, एकदम सही है। जैन और बौद्ध धर्म के आसपास का टाइम है और इसको जो है ना बिंबिसार ने काफ़ी सपोर्ट दिया था इस संप्रदाय को, आजीव संप्रदाय को। इसके जो जनक थे वो मोखालू, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एवं सेकंड। ठीक है, बिंबिसार इसका एक बिंबिसार ने इसको प्रमोट किया था एक तरीके से, आप ये समझिए। इसका ये क्वेश्चन है, अजय संप्रदाय के संस्थापक का भी क्वेश्चन आता है, मुझे नाम याद आया है इस समय। इसका नाम है मखली गोसाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल इसके संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नहीं, अगला अब देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, अभी इन्हें हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इन्हें एक ही वीडियो में भी ख़त्म कर लेंगे। 30 क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन पे क्या आता है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, यह क्या होता है, ये आपको बताना है। 30वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं प्रोसेसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है एक मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का होता है, कितने बिट्स का होता है ये आपको बताना है और इसका सही जवाब है 48 बिट्स का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर सेना को नष्ट कर दिया था और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत में जब भी आप जाएंगे तो चोल, चेर और पांड्य इन तीनों वंशज को अपने अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा इसमें राजा है नहीं, बट इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सारे चोल साम्राज्य तो काफ़ी ही शक्तिशाली हो गया था, राजेंद्र राजा और राजाधिराज ये सब के सब चोल राजा ही हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा राजा था ये पूछ रहा है जिसने कि पांड्य राजा को पकड़ लिया था और चेर सेना को कर दिया था नष्ट? और इसका सही जवाब है राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था भाई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन माने गए थे 1576 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने यामिन उन खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण के द्वारा कराया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमरावती आपका तेलंगाना में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, सॉरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसमें सातवाहन राजवंश के राजाओं के द्वारा इसका भव्य स्तूप का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ रहा है और इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 36 प्रश्न हो चुके हैं। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। 2 कथन दे रहा है, इसमें एक को अभिकथन यानी ए कह रहा है और दूसरे को उसका कारण कह रहा है। ठीक है, बताना है क्या है। पढ़ते हैं पहले इसको। अभिकथन एक कहता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया था। एकदम सही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यही होता है, यानी कि कथन एक तो सही है। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मांड में बदल जाती है। तो ये इसका कारण है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा में खाद्य पदार्थों को संचित किया जाता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर, और इसका यह कारण बता रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है और देखते हैं। सही इसका उत्तर है अभिकथन ए और कारण ए दोनों ही सत्य हैं और कारण ए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है, सूची दे दी है प्राकृतिक स्रोत और उससे रिलेटेड अम्ल। ठीक है, कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है यह आपसे पूछा, जैसे सिरका, इमली, खट्टा दूध या दही, बिच्छू, बूटी का डंक, इनमें कौन कौन से एसिड या कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं। सिरका जो है ना, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, और जो इमली होती है ना दोस्तों, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आप इसे नोट भी कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से जो खट्टा दूध या दही होगा तो दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और बचा बिच्छू या बूटी का डंक, इसमें मेथेनॉइक अम्ल, और ऐसा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है और यह भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है दोस्तों? बिना मिट्टी के पौधा उगाना। आप देखते होंगे ना, कभी कभी आजकल दिख रहा है कि बहुत सारी लैब्स में या बहुत जगह एक चल रहा है चलन कि खाली पानी का ही यूज़ करके डायरेक्ट पौधे उगा देते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो यह है बिना मिट्टी के पौधा उगाना,
जल की सहायता से सीधे सीधे उनमें पोषण तत्व डाले जाते हैं और वो पौधे बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या दर रखता है। जी हाँ, एकदम सही है यह। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता नहीं, यह गलत है। एशिया जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है आपका अफ्रीका जनसंख्या वृद्धि में। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप नहीं, ये गलत हो गया। ये एशिया है, यानी कि इन्होंने सेकंड और थर्ड को चेंज कर दिया। ये एशिया है, यानी कि अपना केवल पहला ही सही है जवाब। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है आपकी बॉस जल संधि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 41 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रबड़ मलेशिया, रबड़ तो मलेशिया में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है रबड़। कोकोआ या कोको, ये नाइजीरिया का इंपॉर्टेंट फसल है। चाय श्रीलंका में भी पाई जाती है, चाय के बागान यहाँ भी उगाए जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी, कहवा के लिए उज्बेकिस्तान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सबसे अधिक है? खनिज अयस्क, इंजीनियरिंग के सामान, हस्तशिल्प या फिर कृषि उत्पाद। उसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग के सामान। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि होगा 2007 का, 2006 का, 2008 का या फिर 2009 का। 2036 जो है ना, ये लीप ईयर है, यानी कि 4 से इसमें पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। जब लीप ईयर होता है तो 28 का गैप हो जाए, यानी 28 साल के बाद ये कैलेंडर रिपीट होता है। यानी कि इससे 28 साल पहले कौन सा है? 2008 सेम होगा। 44वें का पी द राइट आंसर। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हम फिलहाल रीजनिंग को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 49 में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इक्ता, महरोसा, खालिसा और सिख, ये सल्तनत काल के समय पर यूज होते थे ये शब्द। और इक्ता क्या होता था दोस्तों, ये आपको बताना है। महरोसा क्या होता था, यह आपको बताना है। और इसका सही जवाब देखें, जो इक्ता होता ना, ये भू राजस्व होता था। ठीक है, यानी ए का तीसरा। ठीक है, और जो महरोसा होता था, ये महरोसा हम बोलते थे, महरोसा बोला जाता था संरक्षित नगर को। ठीक है, और जो खालिसा है, खालिसा बोला जाता था, किसको बोला जाता था? खालिसा बोला जाता था राज्य प्रशासन के अंतर्गत जो भूमि है ना, उसका बोला जाता था खालिसा। और सिख हो गया आपका एक भाग। एक भाग का मतलब है एक पोर्शन। सिख एक तरीके से समझ लीजिए जिला, समझ लीजिए जिला को बोला जाता था। जो प्रांतों और इनके बीच में रहता था, जिला होता था ये एक तरीके का सल्तनत काल में। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? 49 का ऑप्शन नंबर बी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब लाहौर की संधि जो कि 1846 में होती है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, एकदम सही है। ठीक है, सतलुज और व्यास नदी के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था, है ना। 50वां प्रश्न है और इसका देखिए ये भी सही है। सतलुज और व्यास नदियों के बीच के जो सभी दुर्ग हैं, महाराजा ने अपना अधिकार छोड़ दिया था। कौन महाराजा की बात हो रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती थी, नहीं ये नहीं है, यानी कि केवल पहला और दूसरा ही सही जवाब है। 50वें का ये हो गया। अब 51वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप सही बता पाएंगे। देखिए अगस्त प्रस्ताव आपका अगस्त में हुआ था, आपका 8 अगस्त को 1940 में। क्रिप्स मिशन थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च में आया था 1942 में, याद करिए। ठीक है, और जो शिमला समझौता है ना दोस्तों, ये शिमला समझौता आपका जुलाई के आसपास था 1945 में। कैबिनेट मिशन मैंने कहा था कि 1946 में आया था, आपसे जस्ट पहले, स्वतंत्रता से पहले, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न की तरफ हम पहुंच चुके हैं। 52वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगर आप पीआई की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैसा आपको हमारे चैनल में जो भी मटेरियल है आप उसे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, क्वेश्चंस के आंसर भी ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपको याद भी होता रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है,
52वां प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या फिर इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन यानी नौकरी या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, देखिए इस समय क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन अब कैसे पूछने लगा है एग्जामिनर। आपको पता है कि ये आर्टिकल 16 में आता है, लेकिन 16 के भी जो सब पार्ट है ना वो भी पूछने लगा है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा उसके सब पार्ट में घुसने लगा है पॉलिटी में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 16 का 2, इसमें यह बोला गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए। ये तो इम्पॉर्टेंट है भाई, निर्वाचन वाला तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इस समय सुर्खियों में भी बना हुआ है ना। 53वें का सही जवाब है भाग 16 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे और उसका सही जवाब है जीवी मावलंकर। 54वें का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है। आर्टिकल दे दिया है, उनके सामने युग्म लिखे गए हैं, है ना। समता का अधिकार 14 से 18 एकदम सही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी सही है 29-30। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 में नहीं है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया इस समय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो है, देखिए यहाँ का क्वेश्चन लेवल ऐसा है ना, यूपी के उसमें ये मिक्स करके देते हैं। जैसे उत्तराखंड में तो 100 क्वेश्चन सीधे सीधे जनरल स्टडीज़ के आ जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जैसे लोअर में या आर में, है ना, तो वो 50 क्वेश्चन सेपरेटली आपके लिए अलग से बना देता है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा फंसाता है क्वेश्चन को, बीच बीच में डालेगा आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इनको बाद में करेंगे हम। ठीक है, और ये हो जाएंगे जल्दी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया था। 58वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, है ना, और इसका सही जवाब है डी गुकेश और डिंग लिरेन के मध्य खेला गया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल। जो भी शतरंज की चैंपियनशिप 2025 में हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 में तो थी 25 में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है। इससे रिलेटेड यानी कि जितने भी खेल हुए हैं, पुरस्कार मिले हैं, सम्मान है, इनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको इसमें जाएंगे चैनल में, अगर नहीं मिले तो मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर उसे पढ़िए, उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 59, 60 ये सब अभी थोड़े से, इनको अभी हम नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं, रीजनिंग के छोड़ रहे हैं और जीएस की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का मिला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और 61वें का सही जवाब है डी गुकेश, शतरंज के खिलाड़ी, है ना, शतरंज के चैंपियन डी गुकेश, इन्हें मिला था खेल रत्न पुरस्कार 2024 में। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए 2025 पद्म विभूषण से, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन तीनों से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने एक वीडियो में अपने डाले हुए हैं, चैनल में जाइएगा जरूर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में, और इसका सही जवाब है दोस्तों 7 लोगों को। ठीक है, अच्छा अभी 2026 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 5 लोगों को। उनके नाम भी आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे धर्मेंद्र को मिला, वी.एस. अच्युतानंद को मिला इस बार, के.टी. थॉमस को मिला, एन. राजम को मिला और पी. नारायण। इन 5 के नाम तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए। पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन एक वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो में आपका एक क्वेश्चन अगर फंस रहा है एक टॉपिक से तो आपको उसे ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आधे घंटे या 15-20 मिनट का ही एक वीडियो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज सीरीज़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। कि पद्म विभूषण से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पद्म पुरस्कारों से, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझिए। इतने बड़े एग्जाम से में अगर 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक टॉपिक से मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और इसका सही जवाब है आपका दोस्तों, इनको पेंटियम चिप में इनकी भूमिका के लिए इन्हें मिला था यह पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिशन लाइफ। ये मिशन लाइफ यहाँ पर देखेंगे लाइफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट बोलते हैं इसे, LIFE, इसे इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना। देखो 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 का पेपर है, पेपर हुआ है 2025 में, 2023 में यह घटना हुई थी,
कितनी इंपॉर्टेंट घटना है और इससे क्वेश्चन बन रहा है अभी भी। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश था रूस, अमेरिका और चीन के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे? 66वां प्रश्न है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7 चरणों में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है ना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फाल्टा सेज। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? और इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2024 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न है, यहाँ पर जीवमंडल क्षेत्र का नाम लिखा गया है, कौन से स्टेट में है यह आपको मिलाना है। मानस आपको पता ही है, मानस है आपका फेमस असम का, है ना, असम में है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कोई है पहले का, चौथा तो खैर 2 लोगों में यानी बी और सी में से एक होगा, यानी कि ए और बी, डी तो आप यहीं पर हटा लेंगे, बी और सी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप 2 भी आपको सही मिल जाए तो आपको बी का अगर सही बता दें आप, बी सिमलीपाल कहाँ पर है अगर आप बता देंगे तो आपका जो कूट है ना एकदम से सही हो जाए, क्योंकि बी में देखें या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, यानी कि हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए, है ना, देखिए 2 से ही हमारा काम बन गया, लेकिन बाकियों को भी पढ़ते हैं। अगस्तमलाई आपका कहाँ पर है? अगस्तमलाई आपका केरल में है और नोकरेक है आपका मेघालय में। इस तरीके से आपको याद करना है, क्वेश्चन करने का तरीका भी एग्जाम में यही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मध्य प्रदेश सिंगरेनी, सिंगरेनी नहीं है, सिंगरेनी मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये सिंगरेनी है आपका तेलंगाना में दोस्तों, तेलंगाना में होता है सिंगरेनी। मध्य प्रदेश में जो है ना उसका नाम है सिंगरौली। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया है कि आप देखते ही सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंगरेनी तो है, एक्चुअली मध्य प्रदेश में क्या है? सिंगरौली। बाकी महाराष्ट्र वर्धा घाटी, छत्तीसगढ़ कोरबा, तालचर, सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 71वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सही सुमेलित नहीं है। चेन्नई कृत्रिम पोत्राशय, जी हाँ एकदम सही है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताशय, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताशय नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और तूतीग्रेन मत्स्यन पोताश्रय है, सही हो गया, यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? देखिए जो इस समय स्टेट लेवल पे इंडेक्सेस वगैरह बना रहा है ना कोई भी, जैसे नीति आयोग जारी करता है, उन सबको आप पढ़ लीजिए। अगर उत्तराखंड का भी पढ़ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोनों में ही आपके लिए कारगर साबित होंगे। उसका सही जवाब है 45.9। 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक राज्य था? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक और क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 75वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 जून 2001 के लिए। ये क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? और इसका सही जवाब है गन्ना, गन्ना का इम्पोर्टेंट योगदान है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? और इसकी संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जीके का क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? उसका सही जवाब है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? येला माला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सही जवाब है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, क्योंकि येला का अर्थ होता है इलायची। येला का अर्थ क्या होता है? इलायची मलयालम भाषा में, ठीक है। और माला का अर्थ होता है पहाड़, यानी इलायची के पहाड़, यानी कि कार्डेमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी द राइट आंसर। पश्चिमी घाट में पाई जाती है ये, है ना, केरल तमिलनाडु पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वृक्ष दिया गया है और कहाँ पाए जाते हैं वो वृक्ष, इसमें से एक आपको गलत बता रहा है, कौन सा है वो आपको छांटना है।
इसका सही जवाब है देवगिरी, देवदार नीलगिरी पहाड़ियों पे नहीं, ये जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है देवदार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया यहाँ पे। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। साल जो है भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, के लिए मतलब लाभदायक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है। देखिए, ब्लॉसम सावर, मैंगो सावर, नॉरवेस्टर्स और कारा बुरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आप अच्छे से नोट भी कर लीजिए, एग्जाम में आते ही हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, इसका सही जवाब तो आपका नॉरवेस्टर्स है। नॉरवेस्टर्स इसने देखो आपको घुमाने के लिए दिया है। असल में इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा काल बैसाखी, है ना। काल बैसाखी इसे बोला जाता है असम में, बंगाल में, ठीक है। और जबकि असम में से बोला जाता है बारदोली छीड़ा, ये भी आपको याद रखना है, बारदोली छीड़ा, ये भी इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। और ये चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है। इसी तरीके से जो ब्लॉसम सावर है ना दोस्तों, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। कॉफ़ी के लिए यह फ़ायदेमंद है, यह वाली जो वर्षा होती है ब्लॉसम सावर, है ना। और ये केरल में होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंगो सावर केरल और कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। और कारा बुरान जो है ना मध्य एशिया में बहने वाली पवन है। तो ये चारों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो भी स्थानीय पवनें होती हैं उन्हें याद करना जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी से ज़्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछ रहा है ना। अभी तक फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछ रहा है ज्योग्राफी से स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको पर्वतीय दर्रे दे दिए हैं, दर्रों के नाम लिखे हुए हैं, है ना। और कौन से राज्य में है यह बताना है। नाथुला सिक्किम में है, एकदम सही है। सिपकिला हिमाचल में है, ये भी सही है। जोजिला अरुणाचल में नहीं है, यानी कि यही हमारा सही जवाब है। अरुणाचल में नहीं है, ये लद्दाख में है, ठीक है। शिमला उत्तराखंड में है, ये एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है, ठीक है। कीटों के नाम लिखे गए हैं और आपको पता रहे कि यह किससे संबंधित, तो आप सीधे क्वेश्चन का आंसर बता दें। देखिए, बॉम्बी वैक्स जो होता है ना, ये रेशम के कीड़ों को बोलते हैं, रेशम वाला है, तो ये तो लाभकारी होता है। एपिस मेलिफेरा आपको मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी भी शहद वहद के लिए है तो फेमस है। तो ये दोनों तो है नहीं, लाभकारी कीट हैं दोनों के दोनों। लेसिफर लेक्का, लेक्का जो है ना लाख का कीट होता है। लाख के जो सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, चूड़ियाँ वगैरह है ना, तो लाख वाला कीट होता है, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, यानी ये भी लाभकारी कीट है। ये जो है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये होता है मक्का कीड़ा बोलते हैं, ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वित्त आयोग इस समय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की मतलब एग्जाम में इसके आने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि बजट में इसकी ज़रा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं वो मान ली गई हैं 2026 से 31 तक के लिए, ठीक है। यह भी आपको इसका याद रखना है। इसकी सिफारिशें कब से कब तक के लिए लागू रहेंगी, 26 से लेकर 31 तक के लिए। क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। कथन है कि इस आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को, कथन नहीं, यह 2023 में गठित होता है। पहला तो आपका यहीं पर गलत हो गया। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, जी हाँ ये सही है। अरविंद पनगड़िया आपको याद होगा ये नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन यानी कि सेकंड कथन ही सही है और सेकंड वाला केवल ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। याद रखना है दोस्तों इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू का नहीं था ये अभियान था आपका 1942 में हुआ था। पहली चीज़ तो आपको ये नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ब्रिटिश सरकार उस समय भारत ब्रिटिश का शासन के अंतर्गत था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय यह अभियान चलाया था। जवाहरलाल नेहरू की इसमें थोड़ी भूमिका थी, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट से कोई इसको लिंक नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, जी हाँ ये एकदम सही है। ये इटावा पायलट परियोजना जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा ही की गई थी, है ना, 1948 में यूपी में, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आप बनते हैं ना, वो उसका ये हिस्सा आप आधारशिला मान लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी, जी नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, जी नहीं। सहकारिता आंदोलन फ्रेडरिक निकोलसन ने चलाया था, यह नाम आपको याद रखना है, फ्रेडरिक निकोलसन, ठीक है। इससे प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने जो है इसको अपनाया था सहकारिता को, ठीक है। सेवाग्राम परियोजना ये विनोबा भावे की नहीं, ये महात्मा गांधी की है, ठीक है।
विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन वगैरह चलाया गया था, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA किस वर्ष पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है 1914 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इथ्रेल। इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 89वें प्रश्न की तरफ। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में शामिल नहीं है जो लाल डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा आपने, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, हड़प की नीति के तहत साम्राज्य में मिला लिए गए थे। उनमें से 4 दे दिए हैं राज्य, कोई एक ऐसा है जो इस नीति के अंतर्गत नहीं मिलाया गया था, वो अलग नीति से मिलाया गया था। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक युद्धों के माध्यम से या राजनीतिक या कूटनीतिक रूप से मिलाया गया था, उसमें व्यक्तिगत नीति का कोई योगदान नहीं था। अब देखिए, व्यक्तिगत नीति में सबसे पहला राज्य जो मिलाया गया था ना, वो था सतारा। कौन था? नोट कर लेंगे उसे आप, सतारा सबसे पहले मिलाया जाता है ना। और इसके बाद ये आपको नोट कर लेना है, सतारा को मिलाया गया था, झांसी को मिला लिया था, नागपुर को मिलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। सतारा को आपका मिलाया गया था 1848 में। पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश कंपनी ने अपने में मिला लिया था, और उसका सही जवाब है सतारा। और फिर झांसी को कब मिलाया था? झांसी को 1853 में मिला लेती है ब्रिटिश, ठीक है। इसके बाद जो नागपुर है वो 1854 में इनके अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न, यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? 91 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। अगला प्रश्न है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आता है, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। बहुत लोग इसमें मदन मोहन मालवीय जी का मतलब राइट कर देते हैं, क्लिक है ना, जबकि इनका योगदान जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना करने में हुआ था, ठीक है। BHU की स्थापना इन्होंने तो करी थी 1916 में, जबकि ये जो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ना, ये आपका 1898 में बना था। कितने में? 1898 में, ठीक है। और यही बाद में जो है BHU के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? और संपन्न हुआ था आपका बम्बई में। 94 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? 94 प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सेरेबेलम। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त एक प्रकार का है, रक्त क्या है? ब्लड इज ए टाइप ऑफ, क्या होता है यह आपको बताना है। यह होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक होता है ये, ठीक है। अब है हम 96 प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। 96 प्रश्न क्या कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और एक कारण है, आपको बताना है क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, यानी जो एम्फीबियन होते हैं वो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका मिक्सिंग हो जाए तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। क्या यह सही है या गलत है? फिर पढ़ते हैं, और उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहला तो एकदम सही है, ये इसको सह लेते हैं, लेकिन उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी नहीं होते, यानी कि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, यह है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुटनों का जो दिक्कत हो जाता है ना, घुटने में पलट जाते हैं एक तरीके से, ये समझिए। नॉक नी सिंड्रोम होता है आपका फ्लोराइड्स के थ्रू, ऑप्शन नंबर ए। कौन से जल में घुलनशील विटामिन हैं? और बी और सी होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वसा में हैं KEDA, ये इनको याद कर लीजिए, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा बोलते हैं इन्हें, ठीक है, KEDA शॉर्ट फॉर्म है, ये वसा में घुलनशील हैं, और ये बी और सी होते हैं आपके
जल में घुलनशील। अगला प्रश्न याद करते हैं। 99 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। फसल दे दी गई है और उससे संबंधित रोग सामने लिखा गया है, कूट के थ्रू आपको मिलाना है ना। और इसमें देखते हैं कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है। धान में जो होता है ना ब्राउन ऑफ लीफ स्पॉट होता है ना, कि ए का पहला किसी में है, ए का पहला देखिए डी क्वेश्चन से हमारा आंसर बन गया। एक भी हमें याद था तो सारा कर देते। बी का दूसरा हो गया काली गिरई गेहूं का है रोग। इसी तरीके से गन्ने का आपका हो गया लाल सड़न, और आपका अरहर का हो गया उकटार रोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है, यानी कि विच फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन होता है? उत्पादन होता है केले का भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों से संबंधित हैं, आपको बताना है। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे आलू, धान, गन्ना, कपास, सफ़ेद, सरसों, कौन कौन सी हैं नकदी फसलें, ये आपको बताना है। देखिए नकदी फसलों में आलू हो गया, आलू के अलावा आपका गन्ना हो गया, ठीक है, और गन्ने के अलावा आपका कपास, ये 3 हो गई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऐसा ऑप्शन है कोई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत के द्वारा हुई थी। 102वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? और इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, जो कि वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से ही पौधों की वृद्धि कम हो जाती है और वे पीले पड़ जाते हैं। कौन सा युग्म या लोक नृत्य उसकी उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है काइकोटल, ये केरल का है, जी हाँ ये सही है। हिमाचली कुल्लू घाटी का है। कोली महाराष्ट्र का है। यक्षगान राजस्थान का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 से सूची 2 को मिलाता है। 105वां प्रश्न है। सूची 1 से सूची 2 को आप मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या जवाब निकलता है। देखते हैं सूची 1 में क्या कह रहा है। बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश पिटक। इन चारों को किस चीज़ से इनका सब्जेक्ट, मतलब क्या चीज़ इसमें बताई गई है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब जो होता है ना विनय पिटक जो है ना, ये आपका बौद्ध धर्म में जो नियम वगैरह है ना, उनको बताता है ये, मतलब बौद्ध मठ में। ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा सभी में है, ठीक है, कोई नहीं, पहले में नहीं है, पहला तो आपका नहीं मिलेगा ये, ठीक है। फिर कहता है आपसे सुत्त पिटक आपका बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में था, यानी कि बी का हो गया दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो गया, देखिए, ठीक है। और अभिधम्म पिटक हो गया आपका दार्शनिक मामले के, और महावंश पिटक आपका बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास को बताता है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? ऑप्शन है चना, मसूर, मूंग या फिर सेम की फली, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? और उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? और इसका सही जवाब है आईने अकबरी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये दिसंबर, क्योंकि देखिए दिसंबर के बारे में पूछा है, दिसंबर में था आपका 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केसरिया स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? और इसका सही जवाब है गुरु अंगद को चुना उन्होंने अपना उत्तराधिकारी। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? 112वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं स्वतंत्र भारत के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? यानी कि वैधानिक संस्था का मतलब है कि जिसका जिक्र इसमें जो जिसका जो ये खुद एक स्टेचुरी बॉडी है जो एक लीगल है, ठीक है, ठीक है। 114वें का सही जवाब आ जाएगा आपका वित्त आयोग,
क्योंकि इसका जिक्र उसमें है, संविधान में जिसका जिक्र किया जाए, मतलब संविधान में जिसका जिक्र होता है उसकी बात हो रही है, वित्त आयोग का जिक्र है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? करों का वितरण कौन करता है ये आपको बताना है। 115वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? और इसका सही जवाब है दोस्तों केसी वियर, इन्होंने अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में? और ये करता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ये होते हैं, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री ये भी होते हैं, अंडमान निकोबार देशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये भी होते हैं, बस राज्यों के राज्यपाल इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? और इसका सही जवाब है पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब यहाँ पर विद्रोह दे दिए गए हैं, उनके सामने सन लिखे गए हैं, आपको इनको मिलाना है और सही जवाब देना है। जाट विद्रोह होता है आपका 1669 ईस्वी में, यानी कि पहले का ए का हो गया आपका तीसरा। ठीक है, और ए का तीसरा वाला देखिए ऑप्शन में आपको दिखेगा सिर्फ एक, बी। और देखते हैं इसी तरह से बुंदोला विद्रोह आपका हो गया 1854 में, सतनामी विद्रोह आपका हुआ था 1672 में, और सिख विद्रोह 1675 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 122वां प्रश्न है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 122वां प्रश्न है और उसका सही जवाब है 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? और 123वें का सही जवाब है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, कहाँ पर ये प्रथा नहीं चलती थी। स्थायी बंदोबस्त, तालुकदार प्रणाली, महालवड़ प्रणाली या फिर रैयतवार प्रणाली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तालुकदार प्रणाली बम्बई में नहीं थी, बाकी स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, महालवड़ प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और रैयतवार प्रणाली मद्रास में थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 125वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही जो है आपको चूज करना है। कुषाण, ये जो कि इनके नाम लिखे गए हैं, कुषाण, खाली कुषाण लिख दिया है, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त राजाओं के नाम लिखे गए और कुषाण वंश लिखा गया है। ठीक है, इनके सामने जो है ये जो लिखी गई है इनकी उपाधियाँ हैं। असल में कौन सी उपाधि से सम्मानित था, किसने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है। कुषाणों के लिए जो है ना, देवपुत्र जो कनिष्क था उसने यह उपाधि धारण की थी, यानी कि ए का तो पहला ही हो गया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पथेश्वर, ये इसने उपाधि कब धारण करी थी? पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हरा दिया था उसके बाद उसने दक्षिणा पथेश्वर उपाधि धारण की थी, यानी कि बी का हो गया आपका तीसरा। हर्षवर्धन शकलोत्तर पथनाद, ये संपूर्ण उत्तर भारत का राजा माना जाता था, इसीलिए इसकी उपाधि थी शकलोत्तर पथनाद। और समुद्रगुप्त क्योंकि वह काव्य रचनाओं में काफ़ी उसे पसंद था, है ना, साहित्य वगैरह, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता था। तो इस तरीके से 125वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं हो सका था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा भोज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है, हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करते हुए समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलित सित मनों से आनंद का भोग करे? यह किसने बोला था? और यह बोला था आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की थी? 128वां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है, यह आपको बताना है। और उसका सही जवाब है बेंगुएला धारा, यह अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आपको उन्हें क्रमबद्ध रखना है, यानी कि सबसे पहले जिसके यहाँ सबसे कम है और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक जिसकी है जनजाति जनसंख्या, वो आपको सही से अरेंज करना है एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है ना, वो सबसे ज़्यादा इन राज्यों में पाई जाती है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन 2 सबसे पहले आएगा, ठीक है। और फिर आपका राजस्थान है तीसरे नंबर, तीसरा वाले को, यानी कि पहले आएगा महाराष्ट्र और फिर आएगा राजस्थान, ठीक। और इसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी पहला और फिर आएगा चौथा। और ऐसा वाला ऑप्शन कौन है दोस्तों? ऐसा वाला ऑप्शन है दूसरा, किसमें है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से के मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है सतलुज, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिपकिला दर्रा कौन से राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? और इसका सही जवाब है गोवा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है राजस्थान में, जो एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है जहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में अधिक तापमान होना शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना कहलाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? 135वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 136वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? और सही जवाब है कोषवाणी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, इसी को बोला जाता है लिंगानुपात, जब महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या से मापा जाता है, और यह सबसे ज़्यादा है केरल में। अगला प्रश्न है जैव उर्वरक हैं, जैव उर्वरक क्या होते हैं? 138वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर बोला जाता है जैव उर्वरकों को, बायो फर्टिलाइजर को, ठीक है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उसका सही जवाब है पॉल आर एहलिच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 दिसंबर 1998 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 149वां प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। इसमें शब्द दे दिए हैं, उनके विलोम शब्द हैं हिंदी के। अब इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, इन्हें फटाफट हम करेंगे। उदार, उदासीन, उद्यत और उद्भव, सबको उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग विलोम शब्द हैं उससे आपको मिलाना है। 149वां प्रश्न है, तो देखते हैं। उदार का क्या आ जाएगा? कृपण, कंजूस, ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बी का देखते हैं उदासीन, उदासीन का क्या आ जाएगा? आसक्त, ठीक है। इसी तरीके से सी का क्या आएगा? उद्दत का आ जाएगा आपका विनित, और उद्भव का क्या आ जाएगा? अवसान, यानी कि इस हिसाब से सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? शुद्ध शब्द युग्म आपको बताना है इनमें से, और सही जवाब है सूक्ष्म का उल्टा होता है स्थूल, शब्द युग्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। शब्द दे दिया है, उसका विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है और आपस में आप मिलाएंगे इसको, तो सही क्वेश्चन आपको देखना है। पहला है इसमें प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या होगा? प्रफुल्ल का हो जाएगा आपका म्लान, ठीक है, ए का तीसरा, ठीक है। और व्यास का उल्टा क्या हो जाएगा? व्यास का उल्टा हो जाएगा समास। कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम का उल्टा हो जाएगा प्राकृत। और प्रेम का उल्टा क्या हो जाता है? घृणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदी का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है नदी का पर्यायवाची? यह आपको बताना है इसमें। 159वां प्रश्न पर हम आ चुके हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन छूटे तो नहीं है इसमें? कुछ क्वेश्चन छूटे तो नहीं। 151 हो गया।
अच्छा हम इधर देख रहे हैं। हमने ना इधर के क्वेश्चन छोड़ दिया दोस्तों। अभी तक हम क्या करते हैं, हिंदी वाले करते ना। अब 141वां प्रश्न तो हमने छोड़ ही दिया, इधर के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, 141वां प्रश्न देखते हैं पहले। 141वां प्रश्न क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। 141वें का इसका सही जवाब है अत्युक्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, सही जवाब है अभ्यंतरिक अशुद्ध। बाकी सब सही है। आध्यात्मिक सही लिखा है, अनुसंगिक सही लिखा है, और पैतृक भी सही लिखा है। अगला प्रश्न है 143 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, और यह सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरे को यह रुचिकर नहीं। यह गलत लिखा गया है, बाकी सब सही है। शुद्ध वाक्य का चयन इसमें से करना है। 144 में से उसका सही जवाब है किसने यह कहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, 145वें का, और सही जवाब है मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146वां अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना। वह हमारे यहाँ रोज आता है, वह आ जाएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अधीन। प्रफुल्ल गलत लिखा है, प्रफुल्ल सही लिखा गया, औद्योगिक भी सही है, तेजु भी, और ये अधीन लिखा गया गलत, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी इधर के क्वेश्चन तो हमने पूरे कंप्लीट कर ही लिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले पेज में देखते हैं, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, 152वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है परिमाणवाचक विशेषण है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है ना विलोम शब्द हो गए, संधि समास, समाज से भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं। पर्यायवाची, विलोम, 6 टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, आरओ में। इनको अच्छे से पढ़ना है आपने, ये एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 153वां प्रश्न है, देखते हैं। शार्दुल, प्रभाकर, अंशुमाली और मार्तंड, ये तीनों तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, शार्दुल नहीं है इसका पर्यायवाची। शेर को बोलते हैं शार्दुल। नदी और 153 अगला देखते हैं 154वां प्रश्न। 154वां कहता है गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, सब, प्राचीन, पालतू, तिरछा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के समूह में पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा है। रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, ये है इसका सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ये रिपीट होता है बहुत बार, और इसका सही जवाब है अद्रि। हुतासन, पावक, कुसानु, यह अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, बाकी अद्रि नहीं है। कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या होता है, अत्यंत है प्रविशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, उसका सही जवाब है विसिक। विसिक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पादप, द्रुम और तरु होते हैं वृक्ष के पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 159वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 159वें का सही जवाब है आपका, देखिए आपका निम्नगा और तटिनी बोला जाता है नदी को ही, और वेणी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए विधाता तो होता है, हिरण्यगर्भ भी और विरंची भी, और विबुध नहीं है इनका पर्यायवाची। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, सिंह का पर्यायवाची नहीं, क्वेश्चन करके फंसाएगा एग्जाम में। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। पर्यायवाची शब्दों में कौन सा इसमें ऐसा है जो सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है, वो है ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक। बाकी तीर के देखिए पर्यायवाची लिखे, तीर, सर, इसु, नराज, विहंग, विहग, संकुत, अंडज, वायु, समीर, मरुत और समीरण, ये सब भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माधव। माधव कृष्ण को बोलते हैं। बाकी मनमत, कंदर्प और मदन तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शार्दुल नहीं होता है, जैसे कि पहले भी बताया था। बाकी बाजी, हय और तुरंग घोड़े के पर्यायवाची होते हैं।
वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है और सही जवाब है वह। कौन सा इसमें से तद्भव है वह आप छांटेंगे। तद्भव है इसमें कंधा, बाकी अक्षर, अक्षांश और नेत्र तद्भव नहीं होते हैं। तत्सम छांटना है आपको अगले क्वेश्चन में 167वें में, और तत्सम हो गया आपका आमलक, ऑप्शन बी। कौन सा तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, सही युग्म नहीं है, यह आपको बताना है और इसका सही जवाब है प्रागुण और पोथी, ऑप्शन सी। तत्सम तद्भव की दृष्टि से फिर से गलत युग्म आपको छांटने को बोल रहा है और सही जवाब है पर्यंक और फूल। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इस वाक्य में चरित्रवान शब्द का विशेषण का यह कौन सा भेद है। चरित्रवान कौन से नंबर, कौन सा वाला विशेषण है, और यह विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यह आपको बताना है और इसका सही जवाब है झूठ बोलने वाला मितभाषी नहीं होता है, यह है सही जवाब, ऑप्शन ए। बाकी पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका बोला जाता है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यक्या बोला जाता है, अल्प भोजन करने वाले को मिताहारी बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। 172वां प्रश्न है। जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती है, खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, लाभ की इच्छा लिप्सा होती है, जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जिससे किसी बात की आकांक्षा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, उसका सही जवाब है नेह स्पृह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है और सही जवाब है आपका अंतर्धान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है सहस्त्र चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली, ये सही लिखा गया है वर्तनी में इनकी, यानी स्पेलिंग बोलते हैं ना से इंग्लिश में, से हिंदी में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऑप्शन ए हो गया। इसी तरीके से किस शब्द की सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, यह आपको छांटना है ना, जिसमें गलत लिखा गया है वो है आधीन, पूज्य और ब्रह्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 177वां प्रश्न। विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प एकदम सही है, और इसका सही जवाब है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उदय और उदित। आरो यारो जो यूपी का होता है, इसमें हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सारे के सारे क्वेश्चन आप इसके सही कर सकते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 के 60 सही कर लें तो काफ़ी आप आगे पहुँच जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी अधीत। एक हिंदी भास्कर करके एक चैनल है, उसमें बहुत अच्छा मतलब वो टीचर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है वो, उसको आप देखिएगा, आपको हिंदी आपकी काफ़ी उससे सुधर जाएगी। 179 क्वेश्चन है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है। 179 प्रश्न है, सही जवाब है इसका प्रविशेषण। हिंदी भास्कर नाम से आप नोट कर लीजिए, अच्छा चैनल है, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही चीज़ बताना है। विशेषण और विशेष का आपको यहाँ पर मिलान करना है। 180वें का वायु का वायव्य हो जाएगा विशेषण, ठीक है। ए का चौथा है किसी में, ऑप्शन सी बन गया आपका सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरीके से कहाँ पर आ गए हम लोग। बी का विवाद का क्या आ जाएगा, विवाद का विवादी। विकास का क्या आ जाएगा, विकसित। और विषाद का आ जाएगा विषण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विशेष से शब्द आपको इसमें से बताना है और विशेष से हो जाएगा घाव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंगार करके नायिका की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, और इसका सही जवाब है वास कसज्जा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यह आपको बताना है और सही जवाब है मरने की इच्छा मुमुक्षा नहीं होता है, यही है सही जवाब। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, और उसका उपयुक्त शब्द होगा स्थिर चित्त। उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं ईशान, ऑप्शन नंबर ए। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, सही जवाब है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल बोला जाता है। वाक्यांश और उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
इसका सही जवाब है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ना कि बुद्धिमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकियों को भी पढ़ लेंगे। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिसका पार ना पाया जाए उसे अपार बोला जाता है, जो इंद्रियों के परे हो उसे अतीन्द्रिय बोला जाता है। 188 प्रश्न निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को चिन्हित करना है। तत्सम शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर ए स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 189 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। 189 प्रश्न है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाथ। बाकी अग्नि, पुत्र और जल तत्सम होते हैं। नहर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। 190 प्रश्न सही जवाब है ज्ञाति ग्रह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। 191 प्रश्न का सही जवाब है वल्गा, बाघ। यह एकदम सही लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन तुरंत का तत्सम रूप है। 192 का सही जवाब 192 का सही जवाब है त्वरित। जहाँ किसी बात का डर ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है और सही जवाब है निरापद। ऑप्शन सी। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकेला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होगा। अग्रगामी का होगा पश्चगामी। ऑप्शन सी। बाह्य व ग्राह्य शब्द के विलोम का सही रूप क्या है और सही जवाब है अभ्यंतर और त्याज्य। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है, यानी कि उसका विलोम शब्द सही नहीं लिखा गया है सामने, वो आपको बताना है और सही जवाब है अथ। श्री गणेश, यह है गलत युग्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का आपका चयन करना है। 198 प्रश्न सही जवाब सदाचारी, ध्रुव, व्यवहारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 199 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द में से कौन सा युग्म सही नहीं है और सही जवाब है रिज सरल, रिजु सरल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द युग्म है और इसका सही जवाब उत्तेजन प्रशमन। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिए हैं 200 वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए हैं फिलहाल। वैसे मैं पहले सिर्फ सामान्य अध्ययन ही सोच रहा था, लेकिन इसमें हिंदी को भी हमने कवर करा लिया है दोस्तों। अब PYQ सीरीज़ को आपको फॉलो करना है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी एग्जामों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह वीडियो मिल रही है और आपको इसको अच्छे से अध्ययन करके सफलता का मार्ग प्रशस्त करना है। कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।